जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपनी यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके प्रश्नों की श्रृंखला का मैं जवाब देने के लिए आपको हाजिर हुआ हूं। यहां पर प्रश्नों की श्रृंखला के कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं और इनके बारे में समझते हैं बिहार BPSC के लिए। चलिए देर ना करते हुए इस प्रश्नों की श्रृंखला को समझते हैं। पहला प्रश्न है, आत्मसम्मान किस प्रकार का अभिप्रेरक माना जाता है? आत्मसम्मान क्या आंतरिक अभिप्रेरक माना जाता है, या बाह्य प्रेरक माना जाता है, या शून्य अभिप्रेरक माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? जो अभिप्रेरक होता है वो किसी चीज़ को प्रेरित करने की बात होता है। अभिप्रेरक का मतलब होता है कोई चीज़ काम को करने से या प्रेरित करना। तो यहाँ आत्मसम्मान जो होगा वो आंतरिक अभिप्रेरक बहुत लोग कहेंगे, लेकिन ध्यान देना, आंतरिक अभिप्रेरक जो अंदर से निकले और अंदर से प्रेम ईर्ष्या दोष निकलते हैं। लेकिन आत्मसम्मान जब तुमको गिल्टी फीलिंग होगी, यानी दूसरों की नज़र में आपको लगेगा कि मैं आत्मसम्मान नहीं पाया, यानी ये क्या है, दूसरों की नज़र की बात हुई। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, इसमें आपका विकल्प नंबर B सही हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरक होगा। क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? क्या संप्रेषण कहलाता है, क्या स्थानांतरण कहलाता है, या आत्म अनुभूति कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अगर जैसे टीचर हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दिया, ऐसी बात आ जाए तो विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ लिखा है आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति का मतलब ये होता है, जैसे आप हो, मैं कोई चीज़ पढ़ाऊँ और आप क्या करें, उसको अपने आत्मा में, अपने मन मस्तिष्क में वो चीज़ रख लो, ये क्या कहलाता है? आत्म की अनुभूति कहलाता है। स्थानांतरण कहलाता है, जैसे एक काम करते रहो, वही काम उससे मिलकर काम हो, उसी का मिलता जुलता काम हो, तो वो क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की कह रहा है, बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के समक्ष ले जाना कौन सा संस्करण कहलाता है? क्या कर्ण भेदन, कान का छेदन करना? नहीं, गलत हो गया। क्या संवर्धन संस्कार? संवर्धन का संस्कार मतलब समान लक्षणिक गुण होना, या केश के शांत संस्कार यानी मुंडन करना? गलत हो गया। उपनयन संस्कार बिल्कुल सही है। अगर शिक्षा के लिए आप ले जाते हो तो क्या है, वो है उपनयन संस्कार। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्टेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या लखनऊ में, क्या शिमला में, क्या चंडीगढ़ में, क्या देहरादून में? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और चलते हैं आगे। कह रहा है कि भारत में अनिवार्य शिक्षा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने व्यक्त की थी? क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने, क्या महात्मा गांधी ने, क्या जवाहरलाल नेहरू ने, क्या मौलाना अब्दुल कलाम ने? तो आप सभी लोग जानते हैं अनिवार्य शिक्षा की बात सर्वप्रथम करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कितने थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगली बात आता है, अगला प्रश्न की बात करता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर S राधाकृष्णन, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आप सभी लोग जानते हैं किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया था डॉक्टर S राधाकृष्णन के अध्यक्षता में किया गया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ रहा है NCERT, ध्यान देना, NCERT का गठन कब किया गया था?
क्या वर्ष 1957 में या 1966 में या 1961 में या 1957 में? तो आप सभी लोग जानते हैं ये दो ऑप्शन है, इसलिए ये गलत हो गया। 1961 नहीं है, ये भी है, तो कौन सा है? 1961 में इसकी स्थापना की गई है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों जो है वो लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए देर ना करते हुए इन प्रश्नों की बात करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 88 की बात करना शुरू करेंगे। कह रहा विकासवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यता क्या है? क्या भाषा विकासशील है या भाषा सीमित है? ये तो गलत है, भाषा असीमित है। भाषा अव्ययी है, अव्यक्त है, अभिव्यक्ति है, गलत ये भी है। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये भाषा क्या है? विकासशील है। जैसे हर भाषा को हिंदी हमारी समेटे है, अर्थात भाषा क्या है? विकासशील है। आइए 89 क्वेश्चन की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लोक जिम्बस योजना के अंतर्गत किस राज्य में शिक्षा में मूलभूत सुधार प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? क्या उत्तर प्रदेश में, क्या राजस्थान में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या पंजाब में? तो आप सभी लोग जानते हैं लोक जुम्बस जो योजना है वो राजस्थान में शुरू की गई है और इसके द्वारा राज्य की शिक्षा में मूलभूत सुधार किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक एक सहयोग यह मॉडल शिक्षा की किस विधा से संबंधित है? क्या विशिष्ट शिक्षा से या विशेष शिक्षा से या समावेशी से? देखिए किसी भी बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाना है, एक ही तरीके से पढ़ाना है, एक ही तरीके से सजाना है, तो इसका मतलब होगा वो समावेशी शिक्षा करना है। विकलांग बच्चा है तो उसको अलग नहीं बैठाएंगे, नहीं तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? हीन भावना आ जाएगी। ऑब्वियसली इसमें विकल्प नंबर क्या हो जाएगी? सी सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को एक ही साथ बैठा के पढ़ाना होता है। आइए 91 क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्रों की प्रयोगात्मक दक्षता के अंकन का उपयुक्त तरीका है? क्या साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नोत्तरी विधि या इनमें से कोई नहीं? आप देखिए साक्षात्कार करेंगे तो मौखिक पूछेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे मौखिक पूछेंगे, तो अवलोकन करने की बात कहेंगे तो आप उसके प्रयोगात्मक का अध्ययन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला सही आपको समझ में आ रही होगी। आइए 92 क्वेश्चन की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है किस स्तर के बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? क्या पूर्व बाल्यावस्था से या प्रौढ़ावस्था से या शैशवावस्था में? ध्यान दीजिएगा, या किशोरावस्था में। तो पूर्व बाल्यावस्था में ऐसा नहीं होता, प्रौढ़ावस्था में भी नहीं होता, शैशवावस्था में भी नहीं होता। होता किस अवस्था में? सक्रिय अवस्था या उफान या छिड़छिड़ेपन की अवस्था है। इस सैन्यहाल ने जो कहा है वो किशोरावस्था को कहा है। इसमें एक सक्रियता की भावना आ जाती है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगला कह रहा है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या है? सभी छात्रों को ज्ञान और कौशल पर आत्मनिर्भर बनाना, या केवल विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, या केवल प्रतिभाशाली, केवल का नाम आए ये भी गलत, केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था का करना, या सृजनात्मक बच्चों को सृजनात्मक केवल एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, सभी समावेशी में सभी बच्चों के लिए बात होगी, यानी सभी छात्रों को ज्ञान और कौशल के में आत्मनिर्भर बनाने की बात कहती, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्नों की बात चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। आइए कह रहा है बुद्धि के द्विशक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या स्पेयरमैन ने, क्या स्किनर ने, क्या जीन पियाजे ने या बिने ने? तो द्विबुद्धि कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, द्विशक्ति का सिद्धांत का साधन करने वाला स्पेयरमैन था। कौन था? स्पेयरमैन था। अगले प्रश्न है 95। कह रहा अनुशासनहीनता को दूर करने का उपाय है? क्या प्रतीकात्मक उपगम या दंडात्मक उपगम या उदाहरणात्मक उपगम? ये सभी। तो आप जानते हो अगर दंड दोगे तब भी सुधरेगा,
प्रतिक्रिया दोगे तब भी सुधरेगा, और उदाहरण दोगे तब भी वो बच्चा सुधर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ रही होगी। आइए 96 के बारे में बात करते हैं, और प्रश्नों की जो लाजवाब प्रश्न श्रृंखला है ये आपको कैसी लगी रही है कमेंट से नीचे करके ज़रूर बताइएगा। कह रहा, बालक में आत्मविश्वास, तर्क, चिंतन शक्ति का विकास किससे होता है? क्या लिखित कार्य से, वाद विवाद से, या वर्तनी सुधार से, या ये सभी से? तो आप जानते हो लिखित कार्य कराओगे तो कैसे आत्मनिर्भर होगा, तर्क करेगा, देख के लिख लेगा। वर्तनी सुधार कराओगे कोई मतलब नहीं, तो आप इसलिए ये गलत हो गया। अगर बच्चा बात विवाद करेगा तो उसमें तर्क से तर्क करेगा और चिंतन करेगा, इनका तर्क क्या होगा, इससे वो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से सीख लेगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा प्रश्न। आइए 97 की बात करते हैं। कह रहा, शिक्षण कार्य में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? क्या सहयोगी या नकारात्मक तो हो नहीं सकता, तटस्थ हो नहीं सकता। तो आप जानते हो शिक्षण कार्य में शिक्षक की भूमिका सहयोगी होनी चाहिए। यानी बच्चों का सहयोग करिए और बच्चे को करके सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आप प्रश्नों की श्रृंखला को समझ रहे होंगे। आइए आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम स्लाइड है, इसके बाद एक प्रश्न और बचे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए समझते हैं। सांकेतिक अधिगम में अपनाई जाने वाली युक्ति है क्या विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने को कहा ना? बिल्कुल। या विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ना करने के लिए, ना का निगेटिव थाट से गलत हो जाएगा, ना करने को कहना। विशेष उद्दीपक के प्रति नकारात्मक, ये भी गलत है। यानी अगर दो गलत हो गया तो ये इन उपरोक्त में से कोई नहीं गलत हो गया, तो ऑब्वियसली आपका कौन सा कही होगा? यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने की बात कही जाएगी, यानी सांकेतिक अधिगम में। तो ये आपका पहला नंबर सही हो जाएगा। आइए प्रश्नों की श्रृंखला का 99 क्वेश्चन यानी आज का सुपर 20 का लास्ट प्रश्न है, समझते हैं। कह रहा, जब अधिगम संरचना में दो या दो से अधिक उद्दीपक अनुक्रिया संयोजन मिलकर एक श्रृंखला का आकार का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्या सरल अधिगम, क्या अधिगम का स्थानांतरण, या श्रृंखला अधिगम, या इनमें से कोई नहीं? सरल अधिगम एक व्यक्ति द्वारा होता है, अधिगम का स्थानांतरण एक व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को अगले कार्य के करने के लिए। यहाँ दो या दो से अधिक उद्दीपन की बात हो रही है, यानी श्रृंखलन अधिगम की बात हो रही है। किसकी हो रही है? श्रृंखलम अधिगम की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए और आज का सुपर इम्पॉर्टेंट एवं लास्ट प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रश्न कहा जाता है। कह रहा, कुर्जविल रीडिंग मशीन किन छात्रों के लिए उपयोगी है? क्या मूक बधिर जो बोल नहीं सकते? बिल्कुल सही है, मूक बधिर के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मूक बधिर जो होते हैं वो पढ़ तो सकते हैं, भले ही बोल नहीं पाएंगे। देखिए अगला किसके लिए है? श्रवण बाधित, सुनने वाले बाधित के लिए, तो पढ़ तो सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से गलत हो गया। दृष्ट बाधितों के लिए, चलिए देखिए वो रीडिंग अब क्रिया है, यानी पढ़ने के लिए। अगर पढ़ेगा कौन जब दृष्ट बाधित रहेगा तभी तो ऑप्शन नंबर किसका? बी सही हो जाएगा, और ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं आप तो इस चैनल से अवश्य जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।